मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 12। हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में मानव मादा जनन तंत्र। मानव मादा जनन तंत्र से संबंधित यह भी एक अंग होता है जिसे हम स्तन कहते हैं। इन स्तन में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं जो शिशु के दुग्धपान के लिए, शिशु के स्तनपान के लिए दुग्ध का निर्माण करती हैं। ठीक, तो स्तन की संरचना, स्तनियों में स्तनियों का एक अद्वितीय लक्षण है। इसी के आधार पर ही वर्ग स्तनीय बनाया गया है, मैमेलिया ग्रुप बनाया गया है। तो मानव मादा के वक्षस्थल पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं और इन स्तन की अगर खड़ी काट करें तो अंदर क्या दिखाई देता है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े पैकेट की तरह रचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे करीब 15 से 20 की संख्या में। इन्हें हम स्तनपाली कहते हैं। इन्हीं स्तनपाली में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं जो स्तन कूपिका के नाम से जानी जाती हैं और स्तन कूपिका कोशिकाओं की बनी होती हैं। यही कोशिकाएं, ये देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, यही कोशिकाएं, ऐसे ऐसे तमाम कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कूपिका में ये तमाम कोशिकाएं हैं। यही कोशिकाएं दुग्ध का निर्माण करती हैं। जब दूध बन जाता है तब ये दूध इन कोशिकाओं से बनकर आगे पहुंचता है यहाँ। इसे हम कहते हैं स्तन गुहा या अवकाशिकाएं। इसी में ये दूध जाकर एकत्रित होता रहता है और ये अवकाशिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे स्तन नलिका बना सकते हैं। मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ऐसे से बना सकते हैं स्तन नलिका। इसमें भी होगा, मतलब जितने 15 से 20 हैं ये सब में होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे मान लिया ये है। ठीक है, स्तन नलिकाएँ, स्तन नलिकाएँ। ठीक, अब स्तन नलिकाएँ मिलकर स्तन वाहिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्तन वाहिनी मैमरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे मैमरी डक्ट्स। ठीक, यानी स्तन वाहिनी, मैमरी डक्ट्स, ठीक है। अब ये कई मैमरी डक्ट्स ऐसे ऐसे एक साथ मिलकर गुंबद नुमा एक रचना बनाती हैं। इसमें से भी आएंगी। ठीक, गुंबद नुमा रचना बनाती हैं ऐसे। तो इसको सामूहिक रूप से हम ऐसे अगर कर लें, ऐसे अगर कर लें तो इसको हम सामूहिक रूप से तुम्बिका बोलते हैं। तुम्बिका या एम्पुला। ठीक, अब ये तुम्बिका दुग्धवाहिनी नामक रचना ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे दुग्धवाहिनी। ये क्या है? दुग्धवाहिनी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दुग्धवाहिनी, इंग्लिश में इसको लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं। यही दुग्धवाहिनी दूध को स्तन से आउट करती है। कहाँ आउट करती है? जो स्तन के आगे बाह्य रूप से दिखता हुआ ब्लैक पार्ट होता है, जिसे हम निप्पल या चुचुक कहते हैं, इन्हीं से आउट करता है दूध को। ठीक, थोड़ा सा बाह्य रूप से बात करें तो सबसे बाहर इसका जो आवरण होता है इसे हम एरियोला कहते हैं। ठीक, जो ढका हुआ है, और उसके ठीक नीचे वसा का लेयर होता है। ठीक है, सुरक्षा, पूरे अंदर के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको सुरक्षा देने के लिए फैट लेयर, वसा लेयर होता है। तो ये था स्तन ग्रंथियों का स्ट्रक्चर और कैसे दूध बनता है, कैसे कहाँ से कहाँ आता है। अब हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। एक बात और स्टूडेंट्स,
जैसे मैंने कूपिका की व्यवस्था और सारा स्ट्रक्चर स्तनपाली में दिखाया है, उसी तरह से आप 3-4 स्तनपाली बना लेंगे और साफ साफ इन सबको आप अपनी तरफ से इसी तरह से दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजीनेसिस। तो आइए पढ़ते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजीनेसिस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग क्या हैं? हाँ, आप लोग जानते होंगे, तो चलिए बताते हैं। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं वो क्या थे? वृषण। और मादाओं में क्या थे? अंडाशय। याद कीजिए, अंडाशय। ठीक, इन दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोनों को सामूहिक रूप से? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, इसका जिक्र पीछे बाकायदे किया गया था। तो चलिए, तो प्राथमिक लैंगिक अंग से ही युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। परिभाषा मैंने बहुत क्लियर बोला, प्राथमिक लैंगिक अंग से ही युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। ठीक, इस परिभाषा को आप लिख डालेंगे। जैसे अब वो प्राथमिक अंग हैं कौन कौन? पुरुषों में वृषण है, टेस्टिस, और अंडाशय ओवरी स्त्रियों में है। ठीक, तो वृषण क्या निर्माण करता है? साधारणतः इसके युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक, नर युग्मक, या इसको एक शब्द में कहते हैं स्पर्म या शुक्राणु, शुक्राणु, स्पर्म। ठीक, और अंडाशय से नर युग्मक कौन सा, सॉरी मादा युग्मक कौन सा बनता है? उसको नाम ही देंगे मादा युग्मक। ठीक, और उसका एक शब्द में क्या नाम होगा? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। ठीक, चूँकि आपको बताया गया युग्मक जनन, अब 2 प्रकार के युग्मक जनन हो रहे हैं यहाँ पर, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो अब ये शुक्राणु, वृषण से शुक्राणु तो बन गया, अंडाशय तो अंडाणु बन गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल प्रोसेस जानेंगे कि वृषण में या वृषण से कैसे शुक्राणु बन जाता है। तो एक एक करके अब हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु का निर्माण, या इसी को कहते हैं शुक्र जनन। तो चलिए, पहला टॉपिक है शुक्र जनन। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजीनेसिस, स्पर्मेटोजीनेसिस, जीनेसिस। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वह होता कैसे है कि वृषण में, जो वृषण, आप लोग वृषण पीछे दिमाग में लाइए, वृषण में होती हैं शुक्रजनक नलिकाएं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, शुक्रजनक नलिकाएं। यही निर्माण करती हैं। अंदर कैसे निर्माण होता है? शुक्रजनक नलिकाएं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स, सेमनीफेरस, थोड़ा कैमरा इधर करें, ट्यूबल्स। ठीक, अब इसका चित्र मैं पहले बना देता हूं, तब उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको वीडियो पर ले आता हूं, क्योंकि चित्र बनाते और समझाते हुए ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले मैं चित्र बना लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये चित्र आप भली भांति देख लीजिए। इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके साफ साफ भेज दूंगा, अच्छे से देखिए इसको। और ये काफ़ी तामझाम की तरह लग भर रहा है नहीं तामझाम, केवल आप मेरी साउंड को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसका चित्र भी क्लिक करके भेज दूंगा आप पर, तो गौर से देखें। मान लिया यह जो है क्या है, यह दोनों जो अंडे की तरह रचना दिख रहे हैं, यही वृषण है। वृषण में जो नलिकाएं होती हैं हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। जैसा कि इसके पहले नाम लिया गया कि शुक्रजनक नलिकाओं से ही शुक्राणु बनते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, तो अब शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणु कैसे बनते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं।
तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने इस नलिका को सीधा करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको काट रहा हूँ ऐसे, यहाँ पर जो है इसका ट्रांसफ़र सेक्शन करके TS करके काट दिया। तो थोड़ा सा जूम करके मैं ये देख रहा हूँ तो इसमें मोटी मोटी भित्ती दिखाई दे रही है। देखिए ये भित्तियाँ हैं, इन्हीं भित्तियों में जो है सारी घटना होती है, ठीक है। तो चलिए कैसे होती है ये बताते हैं। अब हम भित्ति को यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए तीर लगाकर हमने दिखाया भित्ति है, इसी मोटी भित्ति में, इसमें ही जो रिंग टाइप है इसी में ही वो जो है सारी घटना घटेगी शुक्राणु निर्माण की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। दरअसल उस भित्ति में एक रचना होती है, इसे हम शुक्राणुजन कहते हैं। ध्यान रखना, शुक्राणुजन थोड़ा कहीं कहीं स्पष्ट नहीं लिखा होगा तो सुनकर आप लोग समझिएगा। शुक्राणुजन कहते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं, ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, 2n टाइप होती हैं, जो समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे जो है शुक्राणुजन बनाते हैं, ठीक है। तो जब द्विगुणित है तो जाहिर है 46 इसमें गुणसूत्र होंगे, ठीक। तो कभी कभी परीक्षा पूछ लेता है शुक्राणुजन में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, ठीक। अभी आगे चलकर हम लोगों का 23 से भी भेंट होने वाला है। तो ये शुक्राणुजन होते हैं जो ढेर सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ में, सब में नहीं, जैसे मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया है, कुछ को मैंने हाईलाइट कर दिया, इनमें से कुछ में, ठीक है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। जिनमें होती है ये क्षमता उन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। शेष को नहीं, सिर्फ जिनमें होती है अर्धसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। कुछ ही करती हैं ये जो है, कुछ ही शुक्राणुजन करते हैं, ऐसे शुक्राणुजन जिनमें अर्धसूत्री विभाजन करने का गुण आ जाता है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। साइट्स वर्ड्स जहाँ पर लगे हों वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर कोशिका वर्ड होता है, तो यहाँ पर देखिए कोशिकाएं भी साइड से लगा भी है। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या हैं, जो शुक्राणुजन अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, या उसी को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी था। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है द्वितीयक, यहाँ का छूट गया है, जरा ध्यान देंगे, यहाँ का छूट गया है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। तो चूँकि अब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो गया तो ये आपको पता ही होगा कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बन रही हैं, यानी अब इन कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 23। कितनी होगी, 23। अब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करती हैं, अब सब जो है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करती है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। चूँकि आप लोग अर्धसूत्री विभाजन पिछले क्लास में पढ़े थे, 2 चरण में हो रहा था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं से आप वाकिफ़ हैं, और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता था, बिल्कुल वो समसूत्री विभाजन तरह होता था, यानी गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यानी कि यहाँ पर 23 यदि हैं तो प्रत्येक 2 सेल्स से ये 4 हो जाएंगी, और सब में सेम रहेंगी, सेल जो है गुणसूत्र सेम रहेंगे, 23 ही रहेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर कौन सी घटना घटी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जो थीं वो क्या करी हैं, जो है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करी हैं, जिससे जो है जो 46 गुणसूत्र से वो 23 रह गए प्रत्येक सेल्स में, ठीक है। अब ऐसी जो अब बनी सेल्स हैं इन्हें क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करते हैं, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या 4 कर लेती हैं, प्रत्येक में गुणसूत्रों संख्या सेम रहेगी जो इसके पहले थी, यानी 23 ही रहेगी, क्योंकि यह जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह समसूत्री विभाजन बिल्कुल उसी तरह होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनी हैं, आप देख रहे होंगे हर स्टेप पर सबका कोई न कोई नाम हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर शुक्राणुजन नाम था, यहाँ पर जो है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं नाम पड़ा, यहाँ पर द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं नाम पड़ा। तो अब जो बनी हैं इनका नाम रहेगा शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स, शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स क्या करती हैं, परिवर्तित होकर शुक्राणु बनाती हैं, परिवर्तित होकर शुक्राणु बनाती है। फिगर को हम इधर से दिखा रहे हैं, ये शुक्राणु प्रसू परिवर्तित होकर शुक्राणु बनाती हैं। इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं।
स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला जो हमारा टॉपिक था वो शुक्राणु जनन है, और यहाँ पर पहला जो हमारा हेडिंग था वो शुक्र जनन है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, शुक्राणु जनन है। दोनों में डिफरेंस, दोनों वर्ड्स मिल रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, मिलते जुलते वर्ड हैं। शुक्र जनन टोटल प्रोसेस है, ठीक है, और जबकि शुक्राणु जनन क्या है, इस शुक्र जनन का एक स्टेप है शुक्राणु जनन, ठीक है ना। यानी शुक्राणु बन चुका है, अब ये शुक्राणु कहाँ जाएगा यहाँ से समझें हम। तो देखिए कहाँ जाते हैं, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये भित्ति, इन्हीं भित्ति में सारी घटना हो रही है, मैंने पहले बताया था। इसी में एक विशेष प्रकार की कोशिका इन्हीं सारी सेल्स के साथ होती है, जिसे हम सर्टोली कोशिका कहते हैं। अब थोड़ा सा आप कल्पना करिएगा कि ये घटना मैं आपके एनसीईआरटी की बुक में एक चित्र है उसमें मैं दिखाने जा रहा हूँ ये सारी घटना, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि वो घटना जो इसमें हो रही है, इसमें ही सारी सेल्स हैं, और उसी में जो है सर्टोली कोशिकाएँ हैं। ये क्या करती हैं, इन्हीं से जाकर, सर्टोली कोशिकाओं से जाकर ये जो शुक्राणु बना है, शुक्राणु कुछ इस तरह का होता है, एक अगर सिंबल दे तो ऐसे होता है शुक्राणु। तो ये इसी में जाकर क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं में चिपक जाता है। इसको आपके एनसीईआरटी बुक से और बेहतर समझाना चाहेंगे, लेकिन आप कल्पना कर लीजिएगा कि यहाँ ऐसे कुछ घटना घट रही है, ठीक है। ये जो ऐसे भित्ति होगी, नलिका होगी, ऐसे कल्पना कीजिए। और जो भी आप लोग देखेंगे शुक्रजन से जो बनी है प्राथमिक शुक्र कोशिका, ठीक है, ये सीरियल जाते जाते मतलब अंत में यहाँ देखिए शुक्राणु बन रहा है, और जो शुक्राणु बन रहा है आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, यही सर्टोली कोशिकाएं हैं। इनसे आकर चिपक जाता है। सर्टोली कोशिकाएं मुख्य रूप से इनको पोषण देने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्टिव हैं। अब ये कहाँ जाएंगे इसको बताते हैं आपको। अब गौर से देखिए इस नलिका को, ठीक है। अब दीवार में शुक्राणु बन चुका है, ठीक है ना। अब वही दीवार से क्या करेगा, शुक्राणु फ्री होकर मोचित होना मैंने फ्री होना, रिलीज होकर क्या करेगा, इस नलिका में आ जाएगा। ऐसे से निकल कर क्या होगा, दीवारों से निकल कर कहाँ जाएगा, नलिका में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं वीर्य सेचन। देखिए जब आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो शुरू में ये नाम नहीं लिया, क्योंकि ये नाम यहाँ पर है, अब इसकी ज़रूरत पड़ी है। वीर्य सेचन यानी कि क्या कहते हैं इसको, शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का रिलीज होकर आना, मोचित होकर आना वीर्य सेचन कहलाता है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान न होइएगा। बहुत बेहतर से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो देखिए इसमें आप वीडियो को ज़रा सा भी रोक कर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर अगर समझेंगे ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे, एकाग्र मन करेंगे, तो सारी बात आपको बहुत एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। बहुत बेहतर मैंने पढ़ाया है, और ठीक है। अब इसके बाद का वीडियो मैं आगे डालता हूँ, जिसमें इस घटना से संबंधित कुछ हार्मोन्स है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद पुनः आपका जो है पहुँचेंगे शुक्राणु का स्ट्रक्चर बताएंगे। जो शुक्राणु फ्री होकर इसमें आया है, शुक्राणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम लोग जो मादा में होता है, ये दूसरा वाला अंडाशय की रचना और उसमें अंडाणु का निर्माण पढ़ेंगे। थैंक यू।